साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है अपना बिहार का। बिहार में जून की बारिश के बाद बिहार बेहाल है, तो सोचिए आगे की बारिश में बिहार का क्या हाल होगा। राजधानी पटना पिछले 3 दिनों से पानी पानी हो गई है। शुक्रवार रात की बारिश के बाद पूरे पटना में जल जमाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने दावा किया कि अगले 6 घंटे में पूरे पटना को जल जमाव से मुक्त करा दिया जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों की तस्वीर आपके सामने है और इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 दिनों में कुछ भी नहीं बदला है। दावे सिर्फ हवा हवाई हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम आपको पटना के राजवंशी नगर के पिछले 3 दिनों के जल जमाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगी। हाल पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या है और तीसरे दिन क्या तस्वीर कुछ बदली, क्या हालात में सुधार हुआ? तो आपका जवाब शायद इन तस्वीरों को देखकर ना होगा, क्योंकि राजवंशी नगर के 3 दिनों की तस्वीर यही तस्दीक करती है कि दावे सिर्फ हवा हवाई हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी पानी भरा हुआ है। इसी पानी में गुजरकर लोगों को अपनी आवाजाही करनी पड़ रही है। तो पटना के राजवंशी नगर में जल जमाव की आज की क्या स्थिति है, क्या है ग्राउंड रियलिटी? जब सड़कों पर हमारी टीम पहुंची तो परसों, कल और आज में कोई अंतर नजर नहीं आया। यहां आज भी लोग जलकैदी बने हुए हैं और पानी को पार करके आगे जाने की मजबूरी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। नगर निगम ने पानी निकालने के लिए एक पंपिंग सेट की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन देखिए एक पंपिंग सेट की मदद से क्या ये पानी निकाला जा पाएगा और कब तक निकाला जा पाएगा, ये जरूर सवाल है, क्योंकि ये नाकाफी साबित हो रहा है। लोगों का ये मानना है और कहना है कि उनकी नियति से ये बन गई है कि हर बार बारिश में उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, वो जलकैदी बन जाते हैं और हर बार सिर्फ गुहार लगाई जाती है, आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन हालात में कोई तब्दीली नहीं होती है। पटना में हुई बारिश के बाद राजवंशी नगर का इलाका किस तरह से झील में तब्दील है, वो तस्वीर आप देखिए। किस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार इस इलाके में जल जमाव की स्थिति है और ये जो सड़क है वो आप देखिए किस तरह से झील में तब्दील हो गई है। ये ऊर्जा स्टेडियम के पीछे की सड़क है और यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरह से जो पानी है वो घरों में घुसा हुआ है और ये रिहायशी इलाका है। चूँकि यहाँ पर जितने भी सरकारी क्वार्टर्स हैं उसके अंदर भी पानी है, तो लोगों को भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ मौजूद है। कब से लगा हुआ है पानी? आज 4 दिन से पानी लगा हुआ है सर। 4 दिन हो गया जी। कोई निकालने नहीं आता है? नहीं सर, कहाँ कोई अफसर आ रहे हैं, ना कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। नगर निगम हम लोग परेशान है, पानी में आना है जाना है, कस्टमर लोग नहीं आ रहा है। दुकान यहाँ चलाते हैं? जी। बहुत दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या नाम है? किशोर कुमार। देखिए ये यहाँ पर दुकान चलाते हैं और परेशानी है, क्योंकि आप अगर देखिए लोगों को आने जाने के लिए ये सड़क है और किस तरह से लोग यहाँ पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। नगर निगम की तरफ से एक यहाँ पर देखिए पंप सेट लगाया गया है, आप देखिए वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं, लेकिन वो पंप सेट बंद है, कोई उसको चलाने वाला यहाँ नहीं है। वो पंप सेट आप देखिए किस तरह से बंद पड़ा हुआ है, जबकि इसे लगाया गया था पानी निकालने के लिए। लेकिन सवाल है कि ये जो पूरा नाला है वो जाम है, तो ऐसे में पानी कैसे निकले, ये बड़ा समस्या है। और पटना के कई इलाकों से हम लगातार इस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हल्की बारिश के बाद भी पटना की सड़कों पर जल जमाव की स्थिति होती है और 3-4 दिनों तक लोग इस जल जमाव से इसी तरह जूझते रहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना के हालात सुधरते क्यों नहीं है? पटना के लोगों को जलकैदी होने की विवशता क्यों है, मजबूरी क्यों है? हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, 6 घंटे का दावा था कि 6 घंटे में हालात सामान्य हो जाएंगे, लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन 72 घंटे बाद भी कुछ नहीं बदला।
देखिए बिल्कुल विवाह लगातार इस तरह के दावे किए जाते हैं और लेकिन दावों की हकीकत क्या होती है वो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। पटना के अलग अलग इलाकों में अगर आप जाएंगे तो इस तरह की तस्वीर आम है। जो सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है वो लगातार है। नगर निगम के दावे भी रहते हैं लेकिन उसकी हकीकत यही है कि आप देखिए मेरे पीछे अभी भी किस तरह से जल जमाव की स्थिति है। पिछले 4 दिन से इस इलाके में लोग इसी तरह जल जमाव में आ जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किल इस पूरे इलाके के लिए बन गई है। और सबसे समझने की बात इसमें विभाग ये है कि ये काफ़ी रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कई सरकारी क्वार्टर्स, कई विभाग के प्रधान सचिव तक इस इलाके में रहते हैं और वहाँ की ये तस्वीर है। तो बाकी जगहों की क्या हम कल्पना कर सकते हैं। हम कुछ लोग यहाँ पर हैं जो आस पड़ोस में यहीं पर रहते हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो समस्या है आप लोग कितने दिनों से झेल रहे हैं? सर ये 3 दिन से पानी भरा हुआ है। हम लोग को इतना दुकानदारी में दिक्कत है जिसका हिसाब नहीं। सारा चैम्बर का ढक्कन खोल के छोड़ दिया, कितना आदमी इसमें गिर गया है। ये जो कोई निकालने के लिए नहीं आते हैं नगर निगम? मेन होल सब खुले हुए हैं और तो और क्या कहा जाए, जो स्थिति है यहाँ की, आम जनता को भी कष्ट है। बिजनेस अलग चीज़ है, आम जनता को भी कष्ट है। इन लोगों को दिख ही नहीं रहा है नगर निगम को। क्वार्टर में भी देखते हैं सारे आवास में पानी है, सारे क्वार्टर्स में जो भी जब मकान नीचे में आ गए हैं सब में वाटर लॉगिंग है। इसका कोई निदान यही स्थिति है। आप दिखाना हम चाहेंगे, ये सभी आप देखिए इस तरफ क्वार्टर है, ये सरकारी क्वार्टर है और इन तमाम क्वार्टर के अंदर पानी घुसा हुआ है। जो फर्स्ट फ्लोर है वो जलमग्न है, यानी कि आप इसके अंदर रह नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति है। और ये सभी सरकारी कर्मी हैं जो कि यहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं, तो उनकी स्थिति आप समझिए कि किस तरह से बेहाल स्थिति में वो रह रहे हैं। भले दावे सरकार और प्रशासन और साथ ही साथ नगर निगम करते रह रही है कि भाई पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होने देंगे, जल निकासी की पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन हकीकत यही है कि लोग इसी तरह से जल जमाव से परेशान। और इसी तरह आप अगर पटना की सड़कों पर निकलेंगे तो जैसे ही बारिश शुरू होती है बड़े बड़े जो कह सकते हैं गाड़ियां, पंप सेट लगी हुई गाड़ियां जरूर आपको दिखेगी, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरह से होता है वो तस्वीर आप देखिए कि पटना का जो ये सड़क है और ये कोरे दावे हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ भी नहीं बदला है और उसी नार की स्थिति में अभी भी लगातार 3 दिनों से लोग रहने को मजबूर है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जलकैदी बने हुए इन लोगों की व्यवस्था ये है कि नगर निगम जो है वो दावे जरूर करता है, लेकिन दावों की हकीकत ये है कि यहाँ इन इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने सिर्फ मजबूरी है। इनके सामने कोई आश्वासन देने के लिए पहुंचता है तो सवाल यही कि क्यों हर बार ये आश्वासन सिर्फ आश्वासन तक ही रहते हैं, जमीनी हकीकत इनकी क्यों नहीं बदलती है। और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर स्थितियां नारकीय बनी हुई हैं। दानापुर के सुल्तानपुर पुलिस चौकी में बारिश का पानी भर गया है। पुलिसकर्मी चौकी में जलकैदी बने हुए हैं। 3 दिनों से इस पुलिस चौकी का यही हाल है। देखिए तस्वीरें ये उस पुलिस चौकी की हैं जहां पर पुलिस वाले इस हालात में रहने को मजबूर है। लगातार पानी जमा रहने से अब इस पानी से बदबू आने लगी है। डर लोगों को अब इस बात का कि कहीं बीमारी ना हो जाए। पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि सांप बिच्छू के साथ साथ अब उन्हें बीमारी का डर भी सता रहा है। पुलिसकर्मियों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की मांग की है। यार पानी में डूबल रही थी, कोई उपाय नहीं बुझा रहा है। आप चौकी पर सांपों भी मन घूम रहा है तो हो सकता है सांपों चढ़ जाए। बहुत दिक्कत है। यहीं रहना, यहीं सोना, यहीं में रहना सोना है, यहीं में बनाना खाना भी है। तो हल्की बारिश के बाद नारकीय स्थिति क्या बनी हुई है उसकी तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा पार्सल ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें गिरफ्तार संदिग्धों की बैंक अकाउंट की एनआईए अब जांच करेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई सामने आती हुई। गिरफ्तार संदिग्धों के बैंक खातों की एनआईए जांच करती नजर आएगी। पाकिस्तान से फंडिंग की बात सामने आ रही थी और इसे लेकर जांच की जा सकती है। आज ये जांच की शुरुआत होगी, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार एफएसएल की जांच रिपोर्ट की दोबारा से एक बार जांच कराई जाएगी। परसिव सैंपल्स को भी जांच के लिए कोलकाता भेजा जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, एटीएस कोलकाता एफएसएल लैब में पुणे एफएसएल की टीम जो है वो जांच करती हुई नजर आएगी। यानी एक बार फिर से तमाम जांच की प्रक्रियाओं को शुरू किया जाएगा। बारीकी से इसका अध्ययन होगा। गिरफ्तार संदिग्धों के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जाएगा। क्या पाकिस्तान से इन लोगों को फंडिंग हो रही थी, इस बाबत भी जांच की जाएगी। बिहार एफएसएल की जांच रिपोर्ट की भी दोबारा जांच की जाने की बात सामने आती हुई। परसिव सैंपल्स जांच के लिए कोलकाता भेजा जाएगा एटीएस की तरफ से जो जानकारी सामने, और कोलकाता एफएसएल लैब में पुणे एफएसएल की टीम इसकी जांच करती नजर आएगी।
और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सैंपल्स में कुछ लेकिन जरूर है, वहां इसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई, इसलिए दोबारा से जांच की बात सामने आ रही है? देखिए फिलहाल चूंकि ये मामला अब एनआईए के पास है, तो एनआईए चाहती है कि हर पहलू से जो है नई तरीके से जांच हो, और इसी कारण से जो है जो जांच बिहार एसएसएल टीम ने की थी और उसके जांच रिपोर्ट में ये बातें सामने आई थी कि ये हाई डेंसिटी जो है केमिकल विस्फोट जो है वो करने का मंसूबा पाला था इन लोगों ने, और ये जांच रिपोर्ट में सामने आई थी बात, और इस जांच रिपोर्ट को एटीएस को सुपुर्द भी किया था एसएसएल ने। और इसी बात की जानकारी जब एटीएस चीफ ने जो है एनआईए के जो जांच अधिकारी थे उनसे शेयर किया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस पूरे जांच को जो बिहार में जांच किया गया है इस विस्फोट से जुड़े हुए, इसको कोलकाता में जांच कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, गौर करने वाली बात भी भाई यहाँ पे ये है कि कोलकाता एसएसएल लैबोरेटरी में इसकी जांच जरूर होगी, लेकिन जो अधिकारी होंगे, जो जांच करने वाले जो अधिकारी होंगे, वो पुणे से आएंगे। पुणे एसएसएल की टीम जो है वो यहाँ आकर के जांच करेगी। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ संदेह है और कुछ बड़ी चीजें जो है वो उस तरफ इशारा कर रही है, और इसी कारण से एनआईए चाहती है कि पूरे मामले की जांच जो है वो नए तरीके से हो। दूसरी खबर ये भी है कि इस पूरे मामले में जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं 3, उनकी बैंक अकाउंट भी जो है वो एनआईए खंगालेगी, और आज ही वो बैंक अकाउंट जो है वो खंगालने का जो काम है वो एनआईए की तरफ से किया जाएगा। ये बात इस बात की तस्दीक जो है वो एनआईए करना चाहती है कि चूंकि एटीएस की जांच में ये बातें सामने आई कि आईएसआई का हाथ इस पूरे धमाके के पीछे था, तो क्या इसको इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान से आईएसआई की तरफ से फंडिंग हुई थी, क्या कितनी पैसे भेजे गए हैं, या हवाला से इन लोगों को जो है वो पैसा मुहैया कराया गया था इस ब्लास्ट करने को लेकर के, तो तमाम एंगल से जो है एनआईए जांच कर रही है। और इसी कड़ी में और इसी कड़ी में ये जांच, और आज बैंक खातों को भी खंगाला जाएगा कि फंडिंग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो रही थी। ये तमाम चीजों को लेकर एक बार फिर से गहनता से जांच होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर से रुक करेंगे बारिश की वजह से बेहाल राजधानी पटना के साथ साथ जिले के दूसरे तमाम जगहों की, जहां सासाराम में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव है। कई मुख्य सड़कें, मोहल्ले, सरकारी कार्यालय परिसर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। सासाराम के सदर अस्पताल की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर पोस्टमार्टम हाउस से लेकर अलग अलग विभागों में देखिए पानी जो है वो घुसा हुआ है। अस्पताल में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग पर आपको 2 से 2.5 फीट तक पानी नजर आएगा, यानी कि अगर आप अस्पताल परिसर में जाना चाहते हैं तो इन हालातों से गुजरना होगा आपको। पोस्टमार्टम हाउस के परिसर में भी पानी जमा हो जाने की वजह से शवों के पोस्टमार्टम में दिक्कतें आ रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। सासाराम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने सासाराम के सदर अस्पताल को पूरी तरह से पानी पानी कर दिया है, और मैं अभी हूँ पोस्टमार्टम हाउस के पास। आप देखिए किस प्रकार पूरा पोस्टमार्टम हाउस जो है वो पानी पानी है और डूब चुका है। परिसर में कितना पानी लगा हुआ है। जो भी शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ लाया जाता है उन लोगों को कितनी परेशानी होती है, आप ये देख सकते हैं। पोस्टमार्टम हाउस जो है वो मूसलाधार बारिश में पूरी तरह से पानी पानी हो गया है, डूब गया है। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये अस्पताल में आने का मुख्य मार्ग है, और इधर से ही होकर लोग परिसर में आते हैं। तो पूरा परिसर जो है वो पानी पानी है। लगातार मूसलाधार बारिश ने यहाँ की स्थिति को बिगाड़ दिया है, और अमूमन पूरे शहर की यही स्थिति है। कई गली मोहल्लों में तो पानी लगा हुआ है, लेकिन कई सरकारी कार्यालय है उन तमाम जगहों पर पूरा पानी पानी हो गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम जो है वो इन दिनों बारिश के कारण यहाँ की स्थिति काफ़ी बदतर हो गई है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो सासाराम की नारकीय स्थिति को आपने देखा। हाजीपुर के सदर अनुमंडल स्थित महिला थाने की तस्वीर भी कमोबेश ऐसी ही है। भारी बारिश की वजह से यहां पर नारकीय स्थिति बन गई है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से थाने में जल जमाव है, और यहां कार्यरत पुलिस कर्मियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। पानी में महिला थाना परिसर पूरी तरह से डूबा हुआ है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी देखिए हर तरफ पानी ही पानी है। महिला थाना और मुख्य सड़क के बीच चचरी पुल बनाया गया है, और इस चचरी पुल के जरिए ही पुलिस पदाधिकारी हो या फिर पुलिसकर्मी हो वो आवाजाही कर रहे हैं। थाने में अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचने वाले लोगों को भी सिर्फ इसी चचरी पुल का सहारा है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से स्थिति ऐसी है, लेकिन फिर भी नगर परिषद इसे लेकर संवेदनहीन बना हुआ है।
हाजीपुर में लगातार बारिश की वजह से केला किसान परेशान हैं। आंधी और बारिश की वजह से इनकी फसल तबाह हो चुकी है। केले के खेतों में पानी भरा हुआ है। ये देखिए तस्वीर है उस जगह की जहां के केला जो है वो सुप्रसिद्ध है। सिर्फ देश में नहीं विदेशों तक यहां से केले को भेजा जाता है, लेकिन आंधी और बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि पूरी फसल जो है वो पानी में खराब हो चुकी है। लेकिन इसे निकालने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। तेसरिया की बात कर लीजिए, दियारा इलाका, ये सादुलपुर की बात कर लीजिए, सैदपुर, गणेश पकौड़ी, चेचर ग्राम से लेकर 10 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र जो है वो केला किसान इन्हीं फसलों पर निर्भर है। यही उनकी रोजमर्रा और उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। किसानों का ये कहना है कि केला किसानों को सरकार मुआवजा दे और उनके इस परेशानी से उन्हें निजात दिलाए। यहाँ से जरुआ से लेकर चेचर तक का किसान केला के, हाजीपुर केला के लिए मशहूर है। हाजीपुर का केला देश विदेश में जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार का कोई सुविधा नहीं। जैसे धान, गेहूँ, मक्का को मुआवजा मिलता है, लेकिन केला के किसान के यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक और न मिलता है। हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि केला के किसान को भी जैसे उस सबको मुआवजा मिलता है उस ढंग से केला के किसान को भी मुआवजा दिया जाए। केला का स्थिति साल भर के बाद में कुछ होगा, फिर इधर कुछ नहीं आमदनी होगा। क्यों? ये अंदर पानी से, वर्षा के पानी से जड़ साथ गल जाएगा, फिर अलग से बीटा ला के बोना होगा, तब जाके फिर होगा। नालंदा के वरहोक गांव में तालाब के किनारे 5 लाख रुपए की लागत से सीढ़ी का निर्माण कराया गया था। इसका उद्घाटन अस्थावा विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के द्वारा किया गया, लेकिन 1 साल के अंदर ही सीढ़ी ध्वस्त हो गई। अब इसके निर्माण की क्वालिटी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। ये सीढ़ी छठ व्रतियों के अर्घ देने के लिए बनाया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही ये सीढ़ी कैसे टूट जाती है, अब इसे लेकर लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिन थाना क्षेत्र के बरहोग में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है ये जगह स्थल था और यहीं पर एक छोटा सा तालाब है और तालाब को लेकर यहाँ छठ व्रतियों की सुविधा को देखते हुए सरकार के द्वारा एक सीढ़ी का निर्माण कराया गया था, जो करीब 5 लाख की राशि से निर्माण कराया गया है। लेकिन ये तालाब का जो सीढ़ी है निर्माण जो पिछले साल ही हुआ था, लेकिन इस बार पहली बरसात में ये ध्वस्त हो चुका है। 1 साल से पहले सीढ़ी बनाया गया था। एक पोखर है ब्रह्मा स्थान के नाम से सूर्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें सीढ़ी बना गया है। वो 1 साल भी नहीं हुआ है, पहली पानी में आने से टूट गया था। इसमें 1 साल भी हुआ नहीं, ये टूट गया सीढ़ी। तो ये जो बनाए हैं उनका जिम्मेदार है, और ऐसा तो इनको बनना चाहिए दोबारा। तो क्या सीढ़ी फिर से बनना चाहिए? जी जरूरी बनना चाहिए। यहाँ पर मंदिर है और यहीं पर लोग पूजा पाठ करते हैं। सीढ़ी निर्माण हो जाने से थोड़ा सहूलियत प्रदान हुई थी, लेकिन फिर से एक बार पुनः टूट जाने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और बड़ी खबर इस वक्त, आरजेडी विधायक दल की बैठक, आज महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है। शाम 4 बजे राबड़ी आवास पर यह बैठक होगी। आरजेडी के सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। स्थापना दिवस को भव्य बनाने की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक बेहद खास हो जाती है। भविष्य की रणनीति क्या हो, इसे लेकर के भी गहन चिंतन और मनन किया जाएगा इस बैठक में, जो कि शाम 4 बजे राबड़ी आवास पर बैठक बुलाई गई है। और स्थापना दिवस को कैसे भव्य बनाया जाए, इसे बड़ा बनाया जाए, इसे लेकर बैठक में बातचीत होगी। साथ ही भविष्य की रणनीति कैसी हो, क्या हो, किस दिशा में पार्टी बढ़ेगी, किन एजेंडों के साथ बढ़ेगी, ये भी आज इस बैठक में चर्चा में शामिल। जीतन राम मांझी ने कहा है कि चिराग पासवान की अपनी कोई जमीन नहीं है। चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान ने विरासत सौंपी, लेकिन वो जनसंपर्क नहीं बना पाए। मांझी ने यह भी कहा कि चिराग और तेजस्वी अगर साथ भी आ जाते हैं तो कोई बिहार की राजनीति में फर्क नहीं पड़ने वाला है। चिराग पासवान का वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। चिराग पासवान अपने पिताजी के विरासत पर हैं अभी, और अपने जीवन काल में रामविलास पासवान जी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो जितना जनसंपर्क होना चाहिए उतना जनसंपर्क को नहीं बना सके हैं। अब रही बात आगे की, तो आगे मिल कर के भी दोनों अगर करेंगे तो हम तो समझते हैं कि उनका अपना एक कदम है, अपनी राजनीति है, करेंगे, लेकिन उसका बिहार पर कोई प्रभाव पड़ेगा हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है।
खबर सहरसा से, जहां पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव का बताया जा रहा है, जहां शादी समारोह में खुलेआम तमंचा लहराया गया। डीजे की तेज म्यूजिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। तस्वीरें आपके सामने, शादी समारोह में तमंचे पर किस तरीके से डांस किया जाता है, आपके सामने ये तस्वीरें। और आप देखिए कि कैसे भीड़ के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अगर हल्की सी भी चूक हुई, किसी की तरफ से लापरवाही हुई, तो यहाँ पर किसी की जान पर बन सकती है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की जांच में बेहरा थाना पुलिस जुटी हुई है। न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कर्मी एक बार फिर से गोलबंद होने लगे हैं। इनकी बहाली कोरोना काल में मानव बल के तौर पर की गई थी, क्योंकि कोरोना मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त हैंडल्स नहीं थे, और ऐसे में इन लोगों की बहाली की जाती है। इस योजना के तहत आकस्मिक रूप से 740 कर्मियों की बहाली हुई, लेकिन बहाली में गड़बड़ी और घुसखोरी की जांच के बाद सभी 740 नौ चयनित कर्मियों को हटा दिया गया है। 18 और 19 जून को इन लोगों ने भारी हंगामा किया था, और इसके बाद अचानक से इनकी सेवा को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन सरकार के स्तर से इसमें बहाली को फिर से रद्द किया जाता है। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। कर्मियों का ये कहना है कि जब कोरोना का खतरा पीक पर था, उस वक्त जान जोखिम में डालकर इन लोगों ने लोगों की मदद की, मरीजों की तीमारदारी की। अब दूसरों की गलती की सजा आखिर इन्हें क्यों दी जा रही है? बल द्वारा सरकार हम लोग की बहाली CSC मुजफ्फरपुर से बहाली कराया गया, और फिर बहाली करा करके निरस्त करा दिया गया, फिर बहाली की, फिर निरस्त की। हम लोग महिला को कोई प्रतिष्ठा मान सम्मान है या नहीं, सो उनको जवाब देना होगा। कि इस कोरोना महामारी में हम लोगों ने अपने परिवार को त्याग करके, सबको त्याग करके, यहाँ तक कि लोगों की सुरक्षा के लिए हम अपने परिवार को डार्क में रख करके निकले, ताकि इसके साथ हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। जो हम लोगों को अभी 1 महीना भी नहीं काम ठीक से काम कराया गया, उसके बाद नियुक्ति रद्द करवा दी है, जिसमें शामिल है CS और हमारे जिला अधिकारी महोदय। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।